अब स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज डेवलपमेंट्स की तरफ बढ़ा जाए, और सबसे पहले तो भाई साहब क्वार्टरली अपडेट्स, क्योंकि अगर जहन में कुछ वैल्यूएशन रिलेटेड कंसर्न्स बन रहे हो, हालांकि ब्रोकरेजेस कह रहे हैं वैल्यूएशन रिलेटेड कोई कंसर्न है नहीं भारतीय बाजारों में, तो इंडिया इंक के जो क्वार्टरली अपडेट्स आ रहे हैं डिसेंट हैं, बढ़िया है अब तक के। पर आज की तस्वीर कैसी है वो सुमित क्लियर करेंगे। पहले तो चलें ज्वेलरी की तरफ। टाइटन और मेरे ख्याल से आज सुबह सुबह अभी कुछ ही देर पहले कल्याण के भी आ गए। टाइटन से शुरुआत करें, दोनों ही बता दीजिए कैसे रहे। देखिए टाइटन के तो बढ़िया अपडेट आए हैं। जो क्वार्टर वन की अपडेट टाइटन ने पोस्ट किए हैं उसमें सेल्स ग्रोथ करीब 20% कंपनी की तरफ से मेंशन होते हुए दिखाई पड़ी है। कैरेट लेन समेत 68 स्टोर्स कंपनी ने खोले हैं। ज्वेलरी के अंदर डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली, वो भी सभी सेगमेंट्स के अंदर कंपनी की ज्वेलरी स्पेस में 20% ग्रोथ वहां पर, वॉच सेगमेंट में 13% की ग्रोथ, आई केयर सेगमेंट में 10% की ग्रोथ, इमर्जिंग बिजनेस में जहां पर इनके कंज्यूमर स्पेस रिलेटेड बिजनेस आते हैं वहां पर 37% की ग्रोथ, और करीब 2778 अब कंपनी के जो स्टोर्स हैं वो पहुंचते हुए दिखाई पड़े हैं। तो बढ़िया Q1 के अपडेट टाइटन में, और अक्रॉस द बोर्ड डबल टीन्स यानी हायर टीन साइड पर, और कुछ जगहों पर तो डबल डिजिट में बेहतर साइड पर ग्रोथ आते हुए दिखाई पड़ी है। कल्याण ज्वेलर्स के नंबर्स भी आए हैं, वो भी आपकी स्क्रीन पर आएंगे। कुछ देर पहले ही यहाँ पर नंबर आते दिखाई पड़े हैं। ये टाइटन के ऊपर ब्रोकर हाउसेस के व्यूज। कल्याण केस में भी डबल डिजिट ही ग्रोथ, करीब 31% की रेवेन्यू की ग्रोथ कंपनी ने मेंशन की है, पहले तिमाही के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी है। और साथ साथ यहाँ पर भी स्टोर एक्सपेंशन काफी बेटर है। इंडियन जो बिजनेस है वहाँ पर करीब 34% के आसपास की ग्रोथ वहाँ पर भी देखने को मिली है। और नए स्टोर्स एडिशन या फिर नॉन साउथ मार्केट जो है वहाँ पर हायर साइड पर ग्रोथ कंपनी के आते हुए दिखाई पड़ी है। तो बेहतर नंबर कल्याण के भी और टाइटन के भी, इसलिए हाउस की तरफ से भी एक अच्छा व्यूज आते हुए दिखाई पड़े। ज्वेलरी स्टॉक्स को रखिए रडार पे। एक अपडेट और ज्वेलरी रिलेटेड, वो सेंको गोल्ड का जो कल आईपीओ बंद हुआ भाई साहब, 73 टाइम्स वो भरा। QIB 181 टाइम्स भरता हुआ नजर आया। ये डिमांड थी अगर आप प्राइसिंग ठीक रखें आईपीओ। अच्छा आईपीओ और अच्छी प्राइसिंग, दोनों जरूरी है। सिर्फ प्राइसिंग नहीं, अच्छा आईपीओ अच्छी प्राइसिंग, ये दोनों अगर आप कर लें, इसको आप ऑब्वियसली टाइटन से तो कंपेयर नहीं करेंगे, टाइटन एक अलग बेहमत है, लेकिन बाकी जितने भी लिस्टेड हैं, कल्याण हो गया या थंगमाइल हो गया, कुछ भी हो गया, उनसे कंपेयर करें आप, बहुत शानदार। और ये एक लेसन है मतलब आप मर्चेंट बैंकर्स के लिए कि आप कुछ छोड़िए टेबल पर तो बहुत ज्यादा लोग आपको फिर वो दुआ भी मिलती है और इवेंचुअली वैल्यूएशन ज्यादा बेहर कमांड भी कर जाते हैं। एग्जैक्टली। चलिए, ये है ज्वेल टाइटन का 21% ज्वेलरी में अपटेक है साल दर साल। गावा सर, आपने भी कंट्रीब्यूट कर रखा है। एनिवर्सरी पे मैम को कुछ दिलाया? बिल्कुल नहीं। मैम सुन रही हो, भगवान करे। चार्ट्स पे कैसा प्लेस गावा सर टाइटन? वेल चलो ठीक है, टाइटन की स्टार्ट मुझे बढ़िया। ठीक है, क्यों कुछ बोलने वाले थे आप? टाइटन तो बाद में हो जाएगा। टाइटन थोड़ा स्ट्रेच है लेकिन है अच्छा। 3105 पे है, बाय मोड पर है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 3000 के आसपास है। जब भी कोई डिप मिले अप टू 3000 बायबल। इस पर कहता हूं राइड द ट्रेन एंड एंजॉय द राइड। भाई साहब टाइटन गिरावट में खरीदारी करें, गजब का मूव वैसे स्टॉक डिलीवर कर रहा है। 3100 के ऊपर है, गाबा सर कह रहे हैं कंफर्ट 3000 के ऑर्डर लेवल्स के आसपास मिलेगा। तो डिप्स आए तब एंट्री करिएगा, अभी नहीं। यह है चार्ट्स का प्लेसमेंट। लेकिन इस बीच अहमदाबाद से पार्थिव शाह साहब जुड़ते हुए। पार्थिव भाई गुड मॉर्निंग। पार्थिव, पहले टाइटन, फंडामेंटली आप लोग का हाउस कॉल क्या? बहुत अच्छी तेजी, लेकिन आज भी आउटलेट पे जाओ आपको रियलाइज होता है कैसा वो अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज का शिफ्ट कितना बेनिफिशियल हो गया है टाइटन के लिए। देखने लायक भीड़ रहती है, लोग ऐसा नहीं सिर्फ भीड़, पैकेट लेके बाहर निकल भी रहे होते हैं। क्या लग रहा है सर, फंडामेंटली तेजी और है या हो गया, वैल्यूएशन में सब आ चुका? गुड मॉर्निंग आशीष जी, आनंद जी, हमारे पैनलिस्ट और व्यूअर्स। आई थिंक एक अनप्रेसिडेंटेड मूव देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर्स बाइंग हैबिट, और नॉट ओनली टाइटन, अगर कल्याण ज्वेलर्स देखे, अभी रिसेंटली जो आईपीओ यस्टरडे बंद हुआ, सेनो ग्लोबल बेसिकली काफी रीजनल सेंट्रिक फोकस प्लेयर है ईस्ट में। वहां पे भी मैंने मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनी इन टर्म्स ऑफ क्या फुटफॉल हो रहा है, और उनका ऐसा मानना है कि ऑलमोस्ट 70% ऑफ द मार्केट इन द ज्वेलरी सेगमेंट अभी भी अनऑर्गेनाइज्ड है। और अभी जो हॉलमार्किंग के रूल्स आ रहे हैं उसके वजह से आई थिंक मुझे लग रहा है कि दिस इज स्टिल द बिगनिंग। टाइटन हमेशा वैल्यूएशन वाइज एक्सपेंसिव लगता है ऑन द फेस ऑफ इट, लेकिन जिस तरह का उनका मार्केट शेयर है, जिस तरह की उनकी ब्रांड इक्विटी है, और जिस तरह से प्रोडक्ट डिवर्सिफिकेशन भी कर रहे हैं ज्वेलरी सेगमेंट में, आईवेयर सेगमेंट में, वॉच सेगमेंट में, आई बिलीव कि टाइटन इज अ ग्रेट इंडियन प्रॉक्सी टू कंज्यूमर स्टोरी।
और जिस तरह का उनका टारगेट्स है टू अचीव रेवेन्यूज ऑफ अपवर्ड्स ऑफ 50,000 करोड़, आई थिंक इस तरह का बेहेमोथ जो है वो हमेशा एक प्रीमियम वैल्यूएशन पे ही कोट करेगा। और टाइटन में हार्डली हम देखते हैं कि जब करेक्शन आता है तब 8 to 10% से ज्यादा करेक्शन नहीं आता, एंड दैट बिकम्स अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। और गोल्ड प्राइसेस भी काइंड ऑफ फॉर्म लग रहे, तो कोई ऐसे इन्वेंट्री राइट डाउन का इशू इन ज्वेलरी कंपनीज में नहीं लग रहा। I think I would even suggest investors to look into Seno Global. I think valuations काफी cheap पे लाए, और अगर लिस्टिंग में ज्यादा बड़ा तेजी नहीं होता है तो ये कंपनी भी लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे अच्छा लगा। ऐसे तो हाथ में आएगा नहीं, रिटेल का भी 15-16 टाइम भरा है, तो पता नहीं कितनों को मिलेगा, वही बात सही है। पर एपिटाइट बहुत होगी फिर इसका लिस्टिंग के बाद। अगर पार्थिव करें ठंडी लिस्टिंग हो गई तो सेनो पार्थिव, बंगाली नाम इसीलिए ऐसा बोलते हैं क्या कि सेनको नाम से है? ऐसा ही लग रहा है, सेनो ग्लोबल, पता नहीं वो लोग कैसे प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन कोलकाता में तो बहुत ही मशहूर है। मैंने 2-3 फ्रेंड से चैनल चेक भी किया, इट्स अ वेरी फेमस ब्रांड आउट देयर। और अच्छी बात ये है कि एंट्री लेवल ज्वेलरी सेगमेंट में लोग टारगेट करते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत प्रीमियम ज्वेलरी सेगमेंट है। और ये एंट्री जो मार्केट है, मिड पिरामिड, आई थिंक दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू कैच। ये 50,000 एवरेज टिकट प्राइस है इनकी ज्वेलरी का जो बेचते हैं, औसतन जो है 50,000 रुपए। और टाइटन में तो 50,000 में कुछ दिखता ही नहीं है। दोनों अलग अलग जॉनर हो गया एकदम। अच्छा पार्थिव, आप ही से फिर वो आज का वो टॉप कॉल फंडामेंटली कौन सा? ये फंडामेंटल कॉल रहेगा कोरोमंडल इंटरनेशनल। एक बड़ा चिंता का विषय ये था कि मॉनसून बड़ा डेफिसिट में रहेगा, लेकिन अभी जिस तरह का मॉनसून स्प्रेड है ये डेफिसिट काफी कम हो गया है। तो जो इन्वेंट्री बिल्टअप का इशू था इन टर्म्स ऑफ फर्टिलाइजर रिलेटेड कंपनीज और क्रॉप न्यूट्रिएंट कंपनीज, ये भी मुझे लग रहा है कि इट्स नॉट अ कॉज ऑफ वरी। और कोरोमंडल इंटरनेशनल इसलिए बिकॉज इन टर्म्स ऑफ पेडिग्री देखे तो एक मुरुगपा ग्रुप कंपनी है, और उनके जो प्रोडक्ट्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आने वाले समय में हम देख रहे हैं कि एरेबल लैंड कम हो रहा है, वाटर रिसोर्सेज स्केर्स है, और इंडिया का जो फूड का डिमांड है और ग्लोबल लेवल का फूड का डिमांड है वो काफी बढ़ रहा है। तो कोरोमंडल इंटरनेशनल एक हम देखने चाहे तो एक कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर कंपनी, एंड दे आर नॉट बेसिक कमोडिटाइज यूरिया टाइप कंपनी। तो बेसिकली हमने देखा है फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर में काफी बड़ा नाम है, काफी बैकवर्ड इंटीग्रेशन के भी प्रोजेक्ट्स उन्होंने डाले हैं, तो जो कॉस्ट एफिशिएंसी, ऑपरेशनल एफिशिएंसीज लाएंगे। क्रॉप न्यूट्रिएंट में भी हर साल नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं जहाँ पे अच्छा मार्केट शेयर गारना कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो स्पेशलिटी न्यूट्रिएंट बिजनेस है वो भी आगे जाते बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसे मार्केट माहौल में ये कंपनी बहुत ही रीजनेबल वैल्यूएशंस पे कोट कर रही है। 14 के ट्रेल मल्टीपल पे है, ईवी एबिटा फ्रंट पे भी काफी रीजनेबल है। और आगे जाते जिस तरह का कैपेक्स प्लान्स है और जिस तरह का उनका बैलेंस शीट है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कंपनी बहुत सॉलिड कंपाउंडर हो सकती है। 25,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो इट्स इन अ स्वीट स्पॉट फॉर इवन एक्विजिशन ऑफ लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिहाज से हमें कोरोमंडल इंटरनेशनल अच्छा लग रहा है। कोरोमंडल इंटरनेशनल ये है लॉन्ग टर्म के लिहाज से एक बेहतरीन फंडामेंटल पिक। और कोरोमंडल से याद आया, आज एक आईपीओ की लिस्टिंग होनी है, आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी, उसकी तैयारी कर लीजिएगा। 672 रुपीज का इशू प्राइस है, 106 गुना वो आईपीओ भरा था। कोरोमंडल का कनेक्ट ये है कि कोरोमंडल ने अभी हाल में एक चेन्नई बेस्ड ड्रोन कंपनी में स्टेक उठाया, जानी मानी दक्षा करके कंपनी है, उसमें स्टेक उठाया हुआ है। तो ये भी इनके लिए, खैर फर्टिलाइजर के लिए शायद एक लॉजिकल एक्विजिशन हो सकता है, लेकिन उन्होंने भी वहां दक्षा में स्टेक चंक उठा लिया। 200 करोड़ रुपए के आसपास का स्पेंड हुआ था शायद। खैर, ये तो कोरोमंडल की कहानी जो फंडामेंटल पिक है। दूसरा क्वार्टरली अपडेट जो टाइटन के अलावा इंपॉर्टेंट है वो है डाबर। एफएमसीजी में अभी हम मैरिको के क्वार्टरली अपडेट पर रिएक्ट करते, वो तो फीके थे, डाबर कैसे? डाबर के अच्छे हैं, और वो भी तब जब पिछली क्वार्टर में बादशाह के नंबर खराब थे, जिसकी वजह से इनके नंबर खराब हो गए। मसाला जो एक्वायर किए थे उन्होंने। तो इस बारी के अपडेट लो बेस के सामने आ रहा है, तो अच्छे नंबर का अनुमान आप क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी लगा सकते हो, क्योंकि उन्होंने एक बात बहुत स्पेसिफिकली मेंशन की है कि बादशाह मसाले ग्रोथ हायर टीन्स में रहेगी, यानी 15% प्लस यहाँ पर ये नंबर शायद आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। कंसोलिडेटेड बिक्री करीब 10% से ज्यादा बढ़ी है वाई बेसिस पर। इंटरनेशनल बिजनेस डबल डिजिट कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ में वहां पर भी आए हैं। हेल्थ केयर और एचपीसी कारोबार में डबल डिजिट ग्रोथ और मिड सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ यहां पर आते हुए दिखाई पड़ेगी। होम केयर कैटेगरी में 15% से ज्यादा की ग्रोथ, और ओरल और हेयर केयर में भी डबल डिजिट की ग्रोथ है। तो जहां मेरिको ने बोला कि हर जगह पे उनको सिंगल डिजिट की ग्रोथ आएगी, इंटरनेशनल बिजनेस में भी सिंगल डिजिट ग्रोथ होगी, वहां डाबर की तरफ से हर जगह पर डबल डिजिट की ग्रोथ की बात है, सिवाय इंटरनेशनल मार्केट का। और इंटरनेशनल मार्केट में क्योंकि डिमांड स्लगिश है, लेकिन डोमेस्टिक फ्रंट पे स्पाइसेस में, हेल्थ केयर में, सब में डबल डिजिट की ग्रोथ, तो अच्छी साइड पे नंबर आप काउंट कर सकते हो डाबर के। ये है डाबर। अच्छा क्वार्टरली अपडेट आता हुआ है।
इन कंपैरिजन टू इसके पीयर्स जिनके अपडेट्स हैं वैसे भी, और ज्यादातर सब जगह डबल डिजिट ग्रोथ से हायर टीन्स की बात ये कंपनी कर रही है। तो अपडेट तो अच्छा है। चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड? प्रशांत सावंत साहब आप बताइए। डाबर। जी आशीष जी, ओवरऑल जो एफएमसीजी स्पेस है वो मुझे इनफैक्ट इस अगले 2 से 3 हफ्तों के लिए काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। अगर मैं डाबर की तरफ कल देखूं, जो हाई बना हुआ है ऑलमोस्ट 600 के रेजिस्टेंस के करीब है, तो अगर अभी कोई फ्रेश बाइंग करना चाहे वो 600 के ऊपर कीजिए स्पॉट में, और आपका स्टॉप लॉस होगा 585 585। वहां से मुझे लग रहा है कि ये 630-35 तक जा सकता है। इसी के साथ अगर कोई पोजीशन होल्ड कर रहा है तो भी मेरी सलाह होगी कि आप 585 क्लोजिंग बेसिस का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉलो करें। और दोनों ही केसेस में मुझे लग रहा है 600 के ऊपर अगर ये जाए तो एक ब्रेकआउट आके हमें एक बहुत अच्छी मूव जो करीबन 4 से 5% रिटर्न्स दे मिल सकती है। ठीक है भाई, देखते हैं अभी क्वार्टरली अपडेट्स पे डाबर कैसे रिएक्ट करता है। एक अपडेट दे देता हूं। हमने टॉप कॉल्स में इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना की बात करी थी, थोड़ा सा समीकरण गड़बड़ा गया है। वहां पे खबर आ गई एक, जो GEM यानी कि गवर्नमेंट की ई मार्केट प्लेस है, उनके साथ इनका एक कॉन्ट्रैक्ट था। वो कॉन्ट्रैक्ट दरअसल खबर यह है कि टर्मिनेट कर दिया गया है। GEM के साथ ये लोग कामकाज कर रहे थे, उनके डेवलपमेंट वगैरह में मदद कर रहे थे 2017 से अब तक, और इनके लिए इंपॉर्टेंट इसीलिए था कि इनके कुल आय का 11.5% कंट्रीब्यूशन वहां से आता था। तो एक गड़बड़ खबर आ गई है। कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट इसीलिए हुआ है, किसी कॉम्पिटिटर ने सस्ती प्राइसिंग ऑफर कर दी। तो ठीक है, चार्ट्स पे स्ट्रेंथ थी, खबर आ गई है, अब खुलने देते हैं, उसके बाद गावस्कर से रिविजिट कराएंगे जब खबर का इंपैक्ट गॉज कर लेंगे पूरा स्क्रीन पे। अच्छा, अब अगला जो है अपडेट, अभी अपडेट खत्म नहीं हुआ भाई साहब, अब आइए मेटल के अपडेट्स पे, और उसमें टाटा स्टील और टाटा स्टील लॉन्ग के अपडेट्स। सुमित कैसे है? देखिए यहाँ पर भी, क्योंकि बीट एंड डाउन स्पेस ऑलरेडी बिकवाली, और अब लो बेस के सामने इनके भी नंबर्स आ रहे हैं, तो टाटा स्टील और टाटा स्टील लॉन्ग दोनों के अपडेट्स आए हैं। टाटा स्टील के केस में क्रूड स्टील प्रोडक्शन 49.2 लाख टन से बढ़ के 50 लाख टन, डिलीवरी वॉल्यूम 40.7 लाख टन से बढ़ के 48 लाख टन, यूरोप उत्पादन वॉल्यूम 24.2 लाख टन से घटकर 18 लाख टन, और यूरोप डिलीवरी वॉल्यूम 21.4 लाख टन से घटकर 19.7 लाख टन। वाई बेसिस पर डोमेस्टिक बिजनेस में पिकअप और इंटरनेशनल बिजनेस में जो स्लगिश डिमांड, उसका एक इंपैक्ट आपको दिखाई पड़ेगा। टाटा स्टील लॉन्ग में भी क्रूड स्टील उत्पादन 96% बढ़ा, 374 मिलियन टन के आसपास रहा है, और डायरेक्ट रिड्यूस आयरन और उत्पादन जो है वो करीब 44% घटा है। प्रोडक्शन घटा है, सेल्स नहीं घटा है। और जो रिड्यूस आयरन की सेल्स है वहां 51% की कमी है, लेकिन सेलेबल स्टील 104% बढ़ा है। तो लो बेस की वजह से टाटा स्टील लॉन्ग के नंबर ज्यादा बेटर दिखेंगे, और टाटा स्टील में डोमेस्टिक बिजनेस अच्छा है, इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर थोड़ा सा स्लगिश नंबर देखने को मिला है। टाटा स्टील पे चेक ले लिया जाए। बहती साहब, टाटा स्टील चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड? आशीष जी, कंसोलिडेशन में है टाटा स्टील, जिस हिसाब से 20 डेमा के पास में ही मूव कर रहा है स्टॉक। मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक पुल बैक चाहिए, इसे 113 के ऊपर अगर ये स्टॉक सस्टेन करता है तो इसमें जरूर पोजीशन बनाने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 112 रुपए का एसएल मेंटेन करे। लगता है कि 113 के ऊपर ब्रेकआउट आता है और सस्टेन करता है तो 116 रुपए तक के मूव्स में देखने मिल सकते हैं। टाटा स्टील ठीक ठाक अपडेट। पता था बीच में कि इनके कुछ ऑपरेशंस में वो मेंटेनेंस के लिए ऐसा कुछ था, बंद होने थे, तो उस लिहाज से अपडेट बढ़िया ही है, ऐसा मानते हैं ज़्यादातर लोग। और चार्ट्स की प्लेसमेंट कैसी है बहती साहब ने बता दिया। अच्छा, जहन में एक बात घूम रही है, कोई मजबूरी थोड़ी ना इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना क्यों खुले गिरे या उसके बाद जो फिर रिविजिट करें। गावा सर एक काम करते हैं, बाजार कौन सा खुला हुआ है अभी? इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना बुरी खबर आ गई है, स्टॉक बदल दें? अरे गावा, चलिए गावा जी का कुछ कनेक्शन इशू आ रहा है, जैसे ही लौटेंगे एक काम करेंगे, इंटेलेक्ट डिजाइनर को टॉप स्टॉक से हटा रहे हैं, गावा सर जैसे ही जुड़ेंगे नया टॉप स्टॉक लिया जाएगा उनसे। अच्छा, टाटा स्टील के अलावा अब आगे बढ़ने का समय। अगला एक, अरे यार क्वार्टरली अपडेट अभी चल ही रहे हैं, शोभा और साथ में फिनिक्स मिल्स कैसे हैं भाई? देखिए, कल जो उसके नंबर आए थे लोधा के वो तो ठीक थे, अब सुबह की बारी आती है। यहाँ पर बिक्री बेटर साइड पर है, बैंगलोर मार्केट है, डोमिनेंस है इनका, तो 28% बिक्री, 1445 करोड़ रुपए का एक नंबर Q1 में दिया है। रियलाइजेशन 25% बढ़ा वाई बेसिस पर, और वॉल्यूम भी करीब 2.5% के आसपास बढ़े हैं, और सेलेबल एरिया का कंस्ट्रक्शन करीब 1
मिलियन स्क्वायर फीट 100 मिलियन स्क्वायर फीट के आसपास का कंप्लीट होता हुआ दिखाई पड़ा। तो ये थोड़ा बेटर साइड पर नंबर आप शोभा की तरफ से काउंट करके चल सकते हैं। लेकिन दूसरा नंबर जो आया है वो है फिनिक्स का, और फिनिक्स के केस में भी कंजम्पशन करीब 18% बढ़ा है 2575 करोड़ रुपए के आसपास, और रिटेल कलेक्शन भी करीब 18% बढ़े हैं 621 करोड़ रुपए के आसपास। तो वाई बेसिस पे नंबर बेटर है, क्यू ऑन क्यू अब देखना होगा, मेरे ख्याल सबड्यूड नंबर है क्यू ऑन क्यू बेसिस पर। फीनिक्स मिल्स वाई ऑन वाई 18% का जंप। शोभा के नंबर्स अच्छे ही हैं, शोभा के तो अच्छे ही कहूंगा, शोभा के अच्छे। बीच में जितने भी क्वार्टरली अपडेट्स रियल एस्टेट के आ रहे हैं वो डिसेंट ही आ रहे हैं भाई। शोभा ऐसे चार्ट्स में कैसा लग रहा है मानस? देखिए शोभा पिछले करीब मेरे ख्याल से 4 से 5 हफ्ते से 200 मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। 2 बार कोशिश की गई लेकिन स्टॉक उसको ब्रीच नहीं कर पाया, उसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। कल फिर से 200 मूविंग एवरेज टेस्ट हुए हैं। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप बने रहिए, 540 का स्टॉप लॉस लगाइए, लेकिन फ्रेश खरीदारी तभी करेंगे जब ये 560 के ऊपर सस्टेन करेगा। अगर 560 के ऊपर 15 मिनट सस्टेन करता है तब खरीदारी करेंगे, क्योंकि उसके बाद आपको 585 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। बट क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव है शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे, इसलिए आप अपनी पोजीशन में बने रहिए 540 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, शोभा अपनी लॉन्ग्स को होल्ड किया जा सकता है। एक काम करो क्विकली सतवेश साहब, फिनिक्स मिल्स का भी बुरा अपडेट नहीं है, बढ़िया जंप है 18% के आसपास। स्टॉक अच्छे मूव्स के बाद लार्जली कंसोलिडेट कर रहा है शायद, कैसा प्लेस्ड है सर? आशीष जी देखिए, फिनिक्स का चार्ट अगर आप देखें तो 10-20 डीएमए का जो सपोर्ट है करीबन 1550 1560, इसको ये मेंटेन किए हुए है। तो 1540 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करें। इसके लिए आज का इंपॉर्टेंट लेवल होगा 1585 जो कल का हाई है। अगर ये 1585 के ऊपर खुलता है तो ये क्लियर कट बाय बनेगा। इसका टारगेट है कम से कम 1600-1620 का। फिनिक्स मिल्स की ये कहानी। अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट न्यूज पे जो बाजार के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी स्टॉक को लेकर खबर आती है, रिलायंस इंडस्ट्रीज आज रडार पे क्या क्या अपडेट्स हैं? देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज के केस में मच अवेटेड इनफैक्ट ये न्यूज़ फ्लोज थे जो कि अब आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि एनसीएलटी ने इनके रिलायंस इंडस्ट्रीज के फाइनेंशियल सर्विसेज कारोबार को डीमर्ज करने के लिए अप्रूवल दे दिया है। और जो अब नए लिस्टिंग है, रिलायंस की जो फर्दर कारोबार डीमर्ज होकर लिस्टिंग की और कंपनी बढ़ रही थी, उसका एक स्टेप जो है वो पूरा होता हुआ दिखाई पड़ा। अभी भी 2 स्टेप्स और बाकी हैं फर्दर अप्रूवल्स के लिए, और मार्केट ये एक एस्टिमेट लगा के, फिर ब्रोकर हाउस एस्टिमेट लगा रहे हैं कि शायद सितंबर तक या कहीं अक्टूबर तक जाके लिस्टिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। लेकिन सो फार पहला स्टेप जो है वो पूरा हो चुका है। ये हाउस व्यूज भी उसके बाद आए हैं करीब 2960 रुपए के टारगेट्स के लिए, और वैसे भी 2-3 दिन से इसने पिकअप भी लिया है और बाजार को सपोर्ट भी किया है। तो 2960 रुपए के टारगेट्स के लिए जेपी मॉर्गन की तरफ से भी एक रिपोर्ट आई है। रिलायंस भाई बहुत तगड़े मूव्स वैसे बना रहा है, मेरे ख्याल से सब 2500 के अराउंड पार्थिव कंसोलिडेशन, उसके बाद अच्छी चाल ऑलरेडी शायद इन्हीं न्यूज पैक्स के बीच में। और आज से वैसे ध्यान रखिएगा, वो जो जियो भारत फोन जो लॉन्च किया गया था, वो जो दिखाया था आपको 999 रुपीज का, आज से बिक्री की शुरुआत हो रही है उसकी पार्थिव। लेकिन रिलायंस फंडामेंटली, टेक्निकली तो ठीक है, आगे व्यू ले लूंगा, फंडामेंटली कैसा प्लेस्ड आप लोग का? ब्रोकरेज हाउस व्यू क्या है, टारगेट्स क्या लेके चल रहे हो आप लोग? ये फ्रैंकली अंडर परफॉर्मर रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी काफी ट्रिगर्स बढ़ने वाले रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए। सबसे पहले अगर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो उसका एसओटीपी वैल्यूएशन करीबन मोटा मोटी 170 to 200 रुपीज के बीच में है। तो दैट एड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू, बिकॉज हम देखते हैं कि जब डीमर्जर होता है और बिजनेस को उसके कोर फंडामेंटल्स पे वैल्यू किया जाता है, नॉट एज अ कॉन्ग्लोमरेट, तो ज्यादा वैल्यूएशन अनलॉक होती है। और दे हैव द बेस्ट मैनेजमेंट टीम, चेयरमैन और सीईओ फॉर्मर आईसीआईसी बैंक के हेड है। तो आई थिंक डेफिनेटली यहाँ पे आउटलुक बहुत अच्छा है उनके। अगर रिफाइनिंग पेटकेम बिजनेस की बात करें तो रिफाइनिंग काफी स्टेबल है, अभी भी चीपर क्रूड सोर्सिंग हो रहा है जिससे ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स आर प्रीटी हेल्दी। पेटकेम में थोड़ी वीकनेस है, लेकिन आई थिंक जिस तरह की ऑपरेशनल एफिशिएंसी है रिलायंस की, तो वहां पे मुझे नहीं लग रहा कि इतना ज्यादा मार्जिन ऑपरेशन हो, थोड़ा वॉल्यूम डीग्रोथ हो सकता है। और दूसरे अगर बिजनेसेस की बात करें, दे आर फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स, वेदर इट इज रिटेल, फुटफॉल्स बहुत ही स्ट्रांग है और रिटेल के अंदर उन्होंने काफी एक्सपेंशन किया है। तो रिटेल से नंबर्स वी आर एक्सपेक्टिंग वेरी हेल्दी सेट ऑफ नंबर्स। ऑल्सो अगर जियो की बात करें तो सब्सक्राइबर एडिशन में काफी स्ट्रांग रहे, और अभी जो 2G के जो कस्टमर्स है उनको अगर एट्रिशन हो जाता है, और ये डेफिनेटली लग रहा है कि बहुत ही स्ट्रेटेजिक मूव है कंपनी का बाय लॉन्चिंग द लो कॉस्ट फोन, तो ये भी आई थिंक ज्यादा हेल्प करेगा।
और जिस तरह से डेटा के अंदर ग्रोथ आ रही है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली पोस्टपेड सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आरपू की ट्रेजेक्टरी अभी भी ऊपर है। तो आई थिंक रिलायंस के लिए हर एक बिजनेस वर्टिकल मुझे लग रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, और एसओटीपी वैल्यूएशन से भी अगर मैं देखूं तो 3000 का प्राइस बनता है, तो दैट कुड हिट इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स और 12 मंथ्स, लेकिन रिलायंस इज अ वेरी गुड एंड अ सेफ बाय ये करंट मार्केट माहौल। ठीक बात। चलिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज चर्चा में आ गया। एक बात ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, इस चैनल का स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। तो कोई ट्रेड इन्वेस्टमेंट का कॉल हो तो इस प्लेटफॉर्म को छोड़ के कोई इंडिपेंडेंट एडवाइजर से भी एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा प्लीज। सुमित, बाकी के स्टॉक्स। तो एनसीएलटी की बात हुई तो जी एंटरटेनमेंट, जहां पर जी सोनी मर्जर मामले में एनसीएलटी में जो सुनवाई है वो 10 तारीख के लिए टली है, तो जी एंटरटेनमेंट भी इन फोकस रहेगा, इसके ऊपर भी आप नजर रख सकते हैं। इसी न्यूज़ के मद्देनजर ये मच अवेटेड था कि शायद जल्दी अप्रूवल आएगा, लेकिन थोड़ा और टल गया है। इसके अलावा जेके सीमेंट की एक सब्सिडरी जेके मैक्स पेंट ने 60 करोड़ में एक्रो पेंट में 20% हिस्सा खरीदा है। तो इस पेंट स्पेस जहां पर कॉम्पिटिशन इंटेंसिफाई हो रहा है और जेके सीमेंट वहां धीरे धीरे फर्दर एक्सपैंड कर रहा है, तो ये एक और अपडेट जेके सीमेंट से रिलेटेड भी आता हुआ। इसके अलावा एक ऑर्डर जेन टेक्नोलॉजीज को आया, करीब सुबह एक खबर आई थी, 160 करोड़ रुपए का ये ऑर्डर आया भारत सरकार से, कंपनी को 160 करोड़ का ऑर्डर मिला, तो जेन टेक्नोलॉजीज भी इन फोकस है। कल भी 1-1.5% के आसपास ही तेजियां देखने को मिली थी। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज जो कि चाइल्ड केयर कारोबार के अंदर एक्सपैंड करते हुए, चाइल्ड न्यूट्रिशन कारोबार के अंदर एक्सपैंड करते हुए दिखाई पड़े हैं। इम्यूनो बूस्टर गमीज इन्होंने लॉन्च की है सेली हेल्थ किड्स इम्यूनो प्लस के नाम से, और करीब 1600 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट है, जिसको ये फर्दर इनकैश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा सिप्ला में भी एक अपडेट आई, कंपनी ने आज सुबह इनफैक्ट आया, ब्लूमबर्ग के हवाले से अपडेट था कि इन्होंने अपनी अस्थमा की दवाओं के 6 बैच जो हैं वो रिकॉल किए हैं, तो थोड़ा सा शायद नेगेटिव सेटबैक्स का एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़े। दवा का नाम आप पढ़ लीजिएगा, और 90 mcg दवा की जो रिकॉल है वो करते हुए दिखाई पड़े हैं, तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट सिप्ला की तरफ से भी। पढ़ लिया एल्ब्यूटेरॉल अरे हटा दिया यार। हाँ, इसीलिए मैं नहीं पढ़ रहा था, मुझे पता कभी हट गया तो एल्ब्यूटेरॉल सल्फेट एरोसॉल, ये तो इजी था वैसे। इधर से अपन लोग डर जाते तो अपन पढ़ते नहीं है, अपन ट्राई करें तो कुछ तो पढ़ते थे, 90% नहीं पढ़ पाते, बात अलग है। ये भाई ये सारे स्टॉक्स की न्यूज रखिए रडार पे। अब एक काम करा जाए, सारी चर्चा हो गई, सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स कवर हो गए। सुमित, थैंक यू आपका। इस शो को समेटा जाए और मुनाफे की तैयारी समेट के दस्तक देते हैं पहला सौदा में। ये है पहला सौदा, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। गुड मॉर्निंग, सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से आपका स्वागत है। और अब तैयारी करेंगे पहला सौदा की। आज मार्केट क्यूज थोड़े वीकिश साइड पर, एसजीएक्स निफ्टी गिफ्ट निफ्टी कह रहा है कि थोड़ी सी वीक शुरुआत होगी। कल यूएस में काफ़ी बड़ी गिरावट थी क्योंकि वहाँ के जो इकोनॉमिक डेटा हैं, जो जॉब्स डेटा काफ़ी स्ट्रॉन्ग आया, इसका मतलब फेड की रेट हाइक शायद अभी भी कंटिन्यू करेंगे। हमारी मार्केट को खैर हालांकि अब तक रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा इन चीज़ों से, लेकिन आज क्यूज खराब है, तो स्क्रीन को लाइट अप करने के लिए आज वीरू एक बहुत शानदार शायरी लेकर आए हैं। आशीष, आपको पता है, वीरू को जोड़ लेते हैं फिर। वीरू गुड मॉर्निंग। और एटलीस्ट चलिए, हम सब व्हाइट शेड में थे, वीरू ने आज थोड़ा सा एक ब्लैक का शेड डाल दिया इसमें। वीरू गुड मॉर्निंग, बताइए, शायरी से शुरुआत करेंगे। गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग अनुज। और वाकई आज स्क्रीन देख के आप सिर्फ शर्ट और टाई में, आशीष आज सिर्फ कोट में, और मैं इस गुलबंद में, मतलब नेहरू जैकेट में, बड़ा अच्छा लग रहा है, सुकून से महसूस हो रहा है। कहते हैं ना, शुक्र है शुक्रवार है। अच्छा, ये अनुज हुआ क्या कि कल थ्रेड्स आया शाम को, मैं भी आ गया, आप भी उस पर हैं, आशीष भी हैं, तो उसी पे 4 लाइनें अर्ज करता हूँ, गौर फरमाइएगा कि एक ही तो बात है कहने की, है कि एक ही तो बात है कहने की, किस किस से कहां कहां जाकर कहूं, ट्विटर पर रहूं, इंस्टा पर रहूं या थ्रेड्स पर रहूं। यूं ही उम्र कर देती है, यूं ही उम्र कर देती है आंखों की रोशनी कम धीरे धीरे, कि यूं ही उम्र कर देती है आंखों की रोशनी कम धीरे धीरे। आओ थोड़ी रोशनी इन आंखों की तुम्हारे साथ भी कम करूं, ट्विटर पर रहूं, इंस्टा पर रहूं या थ्रेड्स पर रहूं। वाह आशीष, बहुत शानदार।
वैसे मैं ट्विटर पर अब बहुत कम हो गया हूँ। ट्विटर बिल्कुल बर्बाद हो गया प्लेटफॉर्म, पसंद आने लगा। गार्बेज पता हो नहीं गया कैसा Twitter। पैन आउट होगा, हाँ। लेकिन ट्विटर से थोड़ी चिढ़ सी है। ट्विटर से चिढ़ है, बहुत चिढ़ है मुझे ट्विटर से। ट्विटर एकदम बिल्कुल खराब कर दिया इन्होंने, सेम एलन मस्क ने आके। और मतलब कोई भी ट्वीट पढ़ो 4 तो ऐड होते हैं, कोई भी ट्रेंड पे क्लिक करो वो ट्रेंड कम होते हैं, उसमें प्रमोटेड ट्वीट्स ज्यादा चलती हैं, बर्बाद हो गया। हाँ